हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। आज के क्लास में भारतीय संविधान से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल्स में डिस्कस किया जाएगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। और आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लीजिए। देखिए, भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, और इसीलिए हर साल भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और यही संविधान आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और इसी वजह से भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया जाता है। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। 8 अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, याद रखिए। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसे याद रखिए। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अब चलिए हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? सही उत्तर होगा लोकसभा। भारत का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। तो भारत का मंत्रिपरिषद संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, इन तीनों मंत्रियों के पूरे समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करता है, और इसी वजह से याद रखिएगा, जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। संविधान की किस अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है? सही उत्तर होगा 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी। देखिए, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। विधायी संबंध संघ और राज्यों के बीच कानून बनाने और शासन करने की शक्ति वितरित करते हैं। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 293 के बीच किया गया है। अनुच्छेद 78 और अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। देखिए, पहली बार संविधान सभा की मांग सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी कहा जाता है, इसे भी नोट करिए। अंतिम बार यानी 5वीं बार वयस्क मताधिकार के आधार पर 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जुलाई 1946 में कराए गए थे, यानी आज़ादी से पहले। नेक्स्ट, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो अभी मैंने आप सभी को बताया कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रस्तावना को उद्देशिका या फिर प्रियम्बल भी कहा जाता है। देखिए, प्रस्तावना में मूल दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है, जो हमारे संविधान का आधार है। संविधान की प्रस्तावना सरकार के किसी भी कानून और कार्रवाई की जांच और मूल्यांकन करने के लिए एक मानक प्रदान करता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह अच्छा है या बुरा।
चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 15। भारत पाक बंटवारे के बाद संविधान सभा के कुल सदस्यों में से भारत में 299 रह गए। देखिए, संविधान सभा का जो गठन किया गया था उसमें कुल सदस्यों की संख्या थी 389, लेकिन भारत पाक जब भी बंटवारा हो गया, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो भारत में सदस्यों की संख्या हो गई 299 और इसमें से महिला सदस्यों की संख्या थी 15, अनुसूचित जाति के 26 और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। इन्हें भी याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो ये है लोक कल्याण शब्द। इस शब्द का इस्तेमाल प्रस्तावना में नहीं किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए जिन शब्दों का उपयोग हुआ है वे हैं संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में यानी उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना की मूलभूत संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस शब्द को जोड़ा गया? तो देखिए, अभी मैंने आप सभी को बताया समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए, संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि कोई देश अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। संप्रभु देश अपने देश की नीतियों को बनाने तथा उन्हें लागू करने में पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात कोई अन्य देश उनके आंतरिक तथा बाहरी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखिए, भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। वहीं विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का है। वहीं दुनिया के किसी भी बड़ी सरकार का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, यानी थोड़ा कठोर और थोड़ा लचीला है। भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला इसलिए है क्योंकि इसमें संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। अमेरिकी संविधान एक कठोर संविधान का उदाहरण है, जिसमें संशोधन के लिए एक कठिन प्रक्रिया से गुजरना होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, यानी गार्जियन कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। देखिए, भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय होता है क्योंकि यह संविधान और उसमें मौजूद मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? देखिए, भारतीय संविधान में अनुसूचियों के बारे में पूछे तो 12 है, सूची के बारे में पूछे 3 है। ठीक है, भारतीय संविधान में सूची की संख्या 3 है। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां और 3 सूचियां हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, और ये 3 सूचियां कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, संघ सूची में मूल रूप से 97 सब्जेक्ट थे यानी विषय थे। अब इसमें 100 विषय हैं, और इस सूची में वर्णित विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची की बात करें तो मूल रूप से इसमें 66 विषय थे, लेकिन अब इसमें कुल 61 विषय हैं। 5 विषय इसमें से निकाल दिए गए हैं और समवर्ती सूची में रखे गए हैं। इस सूची में वर्णित विषयों पर सिर्फ राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं,
और इन विषयों पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है। लेकिन एक ही विषय पर अगर दोनों राज्य और केंद्र कानून बनाते हैं तो इसमें केंद्र द्वारा बनाए गए कानून की मान्यता दी जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो ये है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली ये इंग्लैंड से ली गई है भारतीय संविधान में। ठीक है, तो भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। वहीं मजबूत केंद्र वाली संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका संयुक्त राष्ट्र से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, भारत में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इन विषयों पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं और समवर्ती सूची के किसी एक विषय पर अगर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। यानी भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो भारत के संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य भारत के लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, सिद्धांत लिया गया है आयरलैंड से। वहीं मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। तो याद रखिए, अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। किसे हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को। इसलिए अब मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? सही उत्तर है भाग 9 में। देखिए, 73वें संविधान संशोधन 1992 ने संविधान में एक नया पार्ट भाग 9 को जोड़ा। भारतीय संविधान के भाग 9 अनुसूची 11 और अनुच्छेद 243 में पंचायती राज के बारे में उल्लेख किया गया है। इन सभी को याद रखिए, भाग कौन सा है, अनुसूची कौन सा है और अनुच्छेद कौन सा है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में और एल.एम. सिंघवी समिति ने 1986 में पंचायती राज के बारे में सुझाव दिया था। इन समितियों को याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पूछे कि सबसे पहले पंचायती राज का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति ने। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? सही उत्तर है भाग 20 में। देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है और अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। तो संविधान में संशोधन करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? सही उत्तर है संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, यह एक मौलिक संविधान है, गलत। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, सही। यह दूसरे देशों के संविधान की नकल है, गलत। उपर्युक्त सभी कथन गलत हैं, गलत। सही उत्तर होगा यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान का भाग 8 डैश से संबंधित है, तो ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भाग 8। देखिए, भारत के संविधान का भाग
8 अनुच्छेद 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं। अनुच्छेद भी याद रखिए, अनुच्छेद 239 से 242 तक। वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कुल 12 अनुसूचियां हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो देखिए, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया था। ठीक है। 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं, जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई? सही उत्तर है 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत। देखिए, 12वीं अनुसूची को 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों का वर्णन है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? जब भी भाषा का बात चलेगा तो 8वीं अनुसूची याद रखिएगा। और ये देखिए, 22 भाषाएं कौन सी है जिन्हें 8वीं अनुसूची में रखा गया है? इन सभी को याद रखना है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी को मैतेई भी कहा जाता है, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। प्रारंभ में संविधान के 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। अब ये बढ़कर हो गई है 22। ठीक है। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। देखिए, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। याद रखिए, भारत का अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का प्राथमिक अधिवक्ता होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के संविधान में महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, अतः वह राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार काम कर सकता है, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे वो पद पर बना रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर होगा अनुच्छेद 108। देखिए, संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। 2 विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में संसद का संयुक्त सत्र बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। देखिए, किसी भी विधेयक पर अगर दोनों सदन में किसी की असहमति होती है तो राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुलाता है। लेकिन ये 2 विधेयक ऐसे हैं, धन विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक, अगर इसमें दोनों सदनों की असहमति होती है तो राष्ट्रपति जो है संयुक्त सत्र नहीं बुलाता है, क्योंकि ये इसके लिए प्रावधान ही नहीं है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 85 के तहत। देखिए, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, किंतु इसे राष्ट्रपति द्वारा पहले भी भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या केंद्रीय कैबिनेट की सलाह से लोकसभा को भंग करता है। अब तक भारत में 8 बार लोकसभा को भंग किया जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त करता है? तो ये है अनुच्छेद 395।
देखिए भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में उल्लेख किया गया है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है भाग 18। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल के बारे में उल्लेख किया गया है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में बताया गया है, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राज्य आपातकाल और एक वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। राज्य आपातकाल यानी जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है उसका वर्णन अनुच्छेद 356 में किया गया है। वहीं वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 360 में। इसमें याद रखिएगा भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। वहीं राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है, पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। स्वतंत्र भारत में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? अभी मैंने आप सभी को बताया 3 बार। तो भारत में अभी तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो ये है अनुच्छेद 15। ऑप्शन डी सही उत्तर है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत को खत्म करता है, यानी अस्पृश्यता से संबंधित है अनुच्छेद 17। ये भी बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के गठन का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 3। देखिए अनुच्छेद 3 में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 3 संसद को भारत के संघ में प्रवेश करने या ऐसे नियमों और शर्तों पर नए राज्यों को स्थापित करने का अधिकार देता है जिसे वह उचित समझता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है कि भारत है। भारत क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। निम्न में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? सही उत्तर है संसद। संसद जो है ये किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। 5वें संविधान संशोधन अधिनियम 1955 ने संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को यह अधिकार देता है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को मिलाकर किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बना सकती है। अधिनियम याद रखिएगा, संविधान संशोधन अधिनियम 1955, ठीक है, और यह 5वां संशोधन था। भारत के मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही उत्तर होगा 1956। तो देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 31 अगस्त 1956 को लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन करने से कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने? तो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे भारत में। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था? सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन के तहत। तो देखिए 36वें संविधान संशोधन कब किया गया? 1975 में किया गया। इसके तहत 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का पूर्ण रूप से 22वां राज्य बना। निम्न में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ये है नागालैंड, ठीक है। नागालैंड एक राज्य है, बाकी के ये तीनों भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। संविधान के भाग 1 में
अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 239 में राष्ट्रपति द्वारा सीधे प्रशासकों यानी एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? सही उत्तर है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, और भाग पूछे तो भाग 2। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता पाने और समाप्त होने का प्रावधान करता है। संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस वर्ष लागू हुए? 1949 में। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है भाग 3 में। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक निहित हैं। ठीक है, अनुच्छेद भी याद रखिए। संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो यह है संसद, भारत का संसद। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय नागरिकों के लिए 7 मौलिक अधिकार थे। उसके बाद संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 6 है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो ये है नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। तो भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक। नेक्स्ट, 1976 के 42वें संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर यानी सिफारिश पर संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है। कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछता है कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, और अनुच्छेद 51 दे देगा और अनुच्छेद 51 क दे देगा। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 क या फिर ए सही उत्तर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आप सभी को वीडियो कैसा लगा? पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए क्विज है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।